everyone. I'm back with the next video. So dear viewers, we are studying approaches to sociology of education. ये हमारा सेकंड टॉपिक है उसका, दैट इज़ स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं. तो इसको मैं थोड़ा, इसका जो बेसिक आइडिया है वो मैं आपको इंडिकेट कर दूँ. स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, स्ट्रक्चरल यानी स्ट्रक्चर को इंडिकेट करता है और स्ट्रक्चर के बेसिस पे एक फॉर्मेशन होता है सोसाइटी का, जिसे हम लोग स्टडी करने वाले हैं. तो ये सोशल स्ट्रक्चर्स को इंडिकेट कर रहा है, जहाँ पे सोसाइटी में बहुत तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं और वो सारे स्ट्रक्चर मिलकर के सोसाइटी का फॉर्मेशन करते हैं. एंड देन द सोसाइटी फंक्शंस, सोसाइटी फंक्शन करती है. एक तो ये स्ट्रक्चर्स, जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं वो फंक्शन करते हैं और अल्टीमेटली फिर सोसाइटी हमारे लिए एक वेल फॉर्म्ड स्ट्रक्चर बनती है. तो देखिए, समाज में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे फील्ड्स होते हैं, बहुत सारे एरियाज होते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, टेक्सटाइल वर्क्स जहाँ पे हम लोग कपड़े खरीदते हैं. इवन अगर फार्मिंग की बात करूँ तो फार्मिंग भी सोसाइटी का हिस्सा है. और जो क्लीनिंग वर्क्स होते हैं वो भी सोसाइटी का हिस्सा है ना. उसके बिना भी हमारा काम मुश्किलों भरा होता है. तो समाज में कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जिसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं. ठीक है, हर किसी का, हर चीज़ का अपना अपना इम्पोर्टेंस है. और कोई भी चीज़ अगर एक डिसफंक्शन करती है तो समाज में अव्यवस्था फैल जाती है. हर फंक्शन को सुचारू रूप से चलना होता है. आप जिन चीज़ों को हम लोग इग्नोर करके चलते हैं वो सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं परेशानी क्रिएट कर सकती हैं. जब मुश्किलों भरा दौर होता है तो फिर वैसे केसेस में हमारे लिए कुछ ऐसी स्थितियाँ भी बन जाती हैं कि मामूली सी लगने वाली चीज़ भी हमें काफ़ी परेशानियों में डाल देती है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं. Structural functionalism, the theory of structural functionalism sees our society as a structure with interrelated parts. ये इससे जो भी पार्ट्स इससे रिलेटेड हैं, इन सारी चीज़ों की स्टडी करता है जो इससे इंटर रिलेटेड हैं, जो सभी एक दूसरे से रिलेटेड हैं. डिज़ाइन टू मीट द बायोलॉजिकल एंड सोशल नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल इन द सोसाइटी. सोसाइटी में रहने वाले हर इंडिविजुअल की जो बायोलॉजिकल और सोशल नीड्स है, उन सभी चीज़ों को ये सारे पार्ट्स पूरे करते हैं, है ना. टीचिंग हमारी एजुकेशन की नीड को पूरी करता है, तो मेडिकल फील्ड जो है हमारी हेल्थ की नीड को पूरी करता है. ठीक है, हमारी कपड़ों की नीड अलग है. हमारी सपोज वी आर वेयरिंग फुटवेयर्स, उसकी भी अपनी एक नीड है. उसके बिना क्या हम लोग चल पाएंगे? नहीं. तो उसकी भी अपनी नीड है. तो उन सारी चीज़ों को ये फुलफिल करता है. सो फंक्शनलिज्म ग्रीव आउट ऑफ द राइटिंग्स ऑफ इंग्लिश फिलोसफर एंड बायोलॉजिस्ट हर्बर्ट स्पेंसर. नाम याद रखना है, हर्बर्ट स्पेंसर, हु सॉ सिमिलरिटीज़ बिटवीन सोसाइटी एंड द ह्यूमन बॉडी. इन्होंने सिमिलरिटी फाइंड आउट की है, सिमिलरिटी इन्होंने महसूस किया है सोसाइटी एंड ह्यूमन बॉडी में. जैसे सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा इंटर रिलेटेड पार्ट्स होते हैं, वैसे ही ह्यूमन बॉडी में भी इंटर रिलेटेड पार्ट्स होते हैं. हम लोग किसी एक पार्ट को डिस्टर्ब करके नहीं चल सकते. हम हमारा अगर बॉडी का कोई भी एक पार्ट, चाहे वो छोटा सा नेल ही क्यों ना हो, अगर वो भी कट जाता है गलत तरीके से तो हमें उससे भी तकलीफ़ होती है और पूरे बॉडी को तकलीफ़ होती है ना. हमारा बॉडी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है. तो वैसे ही सोसाइटी भी है. सोसाइटी में बहुत सारे इंटररिलेटेड पार्ट्स होते हैं. उसमें से कोई भी एक हिस्सा अगर डिसफंक्शन करता है तो फिर हम सोसाइटी में प्रॉब्लम क्रिएट होती है. He argued that just as the various organs of the body work together to keep the body functioning, the various parts of society work together to keep society functioning. यहाँ पर भी वही चीज़ है कि जैसे बॉडी के सारे ऑर्गन्स मिलकर काम करते हैं और बॉडी को फंक्शनिंग बनाते हैं, वैसे ही सोसाइटी के भी बहुत सारे पार्ट्स हैं जो सोसाइटी को फंक्शनिंग बनाते हैं. The part of society that Spencer referred to were the social institutions or patterns or beliefs or behaviors focused on meeting social needs such as government, education, family, healthcare, religion and economy. सब कुछ आता है इसमें. गवर्नमेंट भी सोसाइटी का ही पार्ट है. एजुकेशन, फैमिली तो हमने डिस्कस किया ही है. हेल्थ केयर डिस्कस किया ही है. रिलीजन एंड इकोनॉमी ऑल्सो आर द पार्ट्स ऑफ द सोसाइटी. ओके,
Emile Durkheim, another early sociologist, applied Spencer's theory to explain how society changes and survives over time. Emile Durkheim ने इनकी थ्योरी, हर्बर्ट स्पेंसर की जो थ्योरी है उसको इन्होंने आगे फॉरवर्ड करते हुए कुछ और भी चीज़ें एडिशनली बताई हैं. इनका कहना है सोसाइटी इज़ ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ इंटररिलेटेड एंड इंडिपेंडेंट पार्ट्स. ये इसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे पार्ट्स इसके ऐसे हैं जो इंटररिलेटेड हैं, इंडिपेंडेंट भी हैं, दैट वर्क टुगेदर टू मेंटेन स्टेबिलिटी, है ना. और उन सभी का अपना अपना एक कनेक्शन है जिससे स्टेबिलिटी मेंटेन होती है. एंड दैट सोसाइटी इज़ हेल्ड टुगेदर बाय शेयर्ड वैल्यूज, लैंग्वेजेस एंड सिम्बल्स. सबका अपना अपना काम है, सबका अपना अपना एरिया है, लेकिन सोसाइटी के फॉर्मेशन के लिए ये सारी ही चीज़ें ज़रूरी होती हैं. Durkheim believed that to study society we have to observe the laws, morals, values, religious beliefs, customs, etc. along with its individuals, which all together serves to govern social life. एक सोशल लाइफ को गवर्न करने के लिए, एक सोशल लाइफ को रूल करने के लिए हमें इन सारी ही चीज़ों की ज़रूरत होती है. Another noted structural functionalist, Robert Merton, pointed out social processes often have many functions. इसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं. मैनिफेस्ट फंक्शंस आर द रिकॉग्नाइज्ड एंड इंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सोशल प्रोसेस, व्हाइल लेटेंट फंक्शंस आर द अनरिकॉग्नाइज्ड और अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द सोशल प्रोसेस. दो चीज़ें हैं यहाँ पे, मैनिफेस्ट फंक्शंस एंड लेटेंट फंक्शंस. कुछ ऐसे काम होते हैं जिसको कि हम लोग रिकॉग्नाइज किए हुए हैं, जैसे एजुकेशन एक कंपलसरी पार्ट माना गया है, हेल्थ एक कंपलसरी पार्ट माना गया है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर एक कंपलसरी पार्ट माना गया है. ये सारी चीज़ें कंपलसरी पार्ट मानी गई हैं जिसको हम लोग थोड़ा भी इग्नोर नहीं कर सकते और इसको इम्पॉर्टेंट पार्ट मानते हैं. लेकिन इसके जस्ट साइड में कुछ ऐसी भी लेटेंट फंक्शंस होते हैं जो हिडन होते हैं. उनके रोल को जनरली हम लोग नहीं समझते हैं, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो इनके रोल काफ़ी इम्पॉर्टेंट महसूस होते हैं. Manifest function of college education, for example, includes gaining knowledge, preparing for a career, and finding a good job that utilizes that education. ये हमने अभी जस्ट इंडिकेट किया कि मैनिफेस्ट फंक्शंस वैसे होते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनको हम लोग जनरल तरीके से इनको इम्पॉर्टेंट मानकर चलते हैं और ये हर हाल में इसे करने की कोशिश करते हैं. बट लेटेंट फंक्शंस होते हैं जिसमें होता है मीटिंग न्यू पीपल, नए लोगों के साथ मिलना. जब कॉलेज के दौरान हम लोग नए लोगों से मिलते हैं, पार्टिसिपेटिंग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं. ये सारी इंटेंडेड नहीं होती हैं, मतलब ऐसा कोई हम लोग सोच कर नहीं चलते हैं कि हमें करिकुलर करना ही है, लेकिन हमें जब मौका मिलता है तो हम लोग कर लेते हैं, उसको प्राइमरी इम्पोर्टेंस देकर नहीं करते. और इवन फाइंडिंग अ पार्टनर और स्पाउस, कॉलेज के दौरान हम लोग अपने पार्टनर जिससे हम लोग स्पाउस कर सकते हैं उसका भी चयन कर लेते हैं. तो ये भी एक हिडन फंक्शन होता है सोसाइटी का. और ये कहाँ से आया? कॉलेज की अगर बात करें तो कॉलेज में जैसे कि हम लोग पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, करियर बनाने के लिए जाते हैं, अच्छी जॉब को पाने के लिए जाते हैं, तो ये सारे मैनिफेस्ट फंक्शंस हो गए. और यहाँ पे जो दूसरी चीज़ें हैं, मीटिंग न्यू पीपल, पार्टिसिपेटिंग इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और फाइंडिंग अ पार्टनर, that all the things included latent functions. Okay, so latent functions can be beneficial, neutral और harmful. अब latent functions जो हैं वो इसका जो रिजल्ट हो सकता है वो बेनिफिशियल भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है और हार्मफुल भी हो सकता है ना. बट जो मैनिफेस्ट फंक्शंस होते हैं वो ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हम लोग हमेशा ही प्राइमरी इम्पोर्टेंस देकर चलते हैं, तो उसके रिज़ल्ट हमेशा गुड होते हैं, अच्छे रिजल्ट्स वो हमें वहाँ से मिल पाते हैं, इसलिए उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, प्राइमरी इम्पोर्टेंस दिया जाता है. अब सपोज कि जो पार्टनर या स्पाउस का जो चयन किया गया, तो वहाँ पे हो सकता है कि जिससे आपकी दोस्ती हुई है वो पार्टनर हो सकता है कि बहुत सही पर्सन हो, बहुत अच्छा पर्सन हो, लेकिन दूसरे केसेस भी सामने आते हैं कि हो सकता है कि वो सही पर्सन ना हो. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं. फॉर द ऑपरेशन ऑफ सोसाइटी आर कॉल्ड डिसफंक्शंस, ड्रॉपिंग आउट, नॉट ग्रेजुएटिंग, नॉट फाइंडिंग सुटेबल एम्प्लॉयमेंट एट्सेट्रा. दूसरे अनडिजायरेबल कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं इसके, है ना. अगर आपने कुछ गलत लोगों से दोस्ती कर ली तो हो सकता है कि आपकी पढ़ाई लिखाई पे भी असर पड़ेगा,
ग्रेजुएट होने के चांसेस कम हो जाएंगे, सुटेबल एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाएगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इससे इंडिविजुअल की लाइफ पे असर होता है। सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस लाइक हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं। हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेजेस, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस से मंदिर मस्जिद सब कुछ आते हैं। पुलिस स्टेशन प्लेज देयर ओन फंक्शन टू फॉर्म अ स्टेबल सोसाइटी। ये सारी चीज़ें मिलकर एक स्टेबल सोसाइटी का फॉर्मेशन करती हैं। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म एक्सप्लेन्स सोसाइटी एज अ सम टोटल ऑफ इट्स पार्ट्स, और इसे एक सम टोटल माना गया है इसके पार्ट्स का। इच पार्ट इज रिक्वायर्ड टू फंक्शन वेल टू मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ आवर सोसाइटी। हर एक पार्ट जो है फंक्शन करता है ताकि वो सोसाइटी को स्टेबिलिटी की ओर ले जा सके। और इन सारी ही चीज़ों के लिए एजुकेशन इम्पॉर्टेंट होता है। ईच एंड एवरी इंस्टीट्यूशन ऑफ आवर सोसाइटी plays a vital role in the functioning of our society. New institutions are created once we feel the need. Example, family helps in the process of socialization. Education helps to transmit knowledge, skill and culture to its use. जैसा कि हमने बताया, हर पार्ट का अपना अपना एक रोल होता है सोसाइटी के लिए। कुछ हमें अगर कुछ नई ज़रूरत होती है तो हम लोग नए इंस्टीट्यूशंस का फॉर्मेशन करते हैं। अब है कि सोशलाइजेशन के लिए हम लोग फैमिली का यूज़ करते हैं, तो क्या हम लोग स्कूल्स को छोड़ दें, कॉलेजेस को छोड़ दें? नहीं, उनका अपना रोल है, हमें वहाँ पे फॉर्मल एजुकेशन लेना होता है। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म बिलीव्स दैट ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी शुड मेंटेन इक्विलिब्रियम। इसका एक और चीज़ है कि इक्विलिब्रियम ज़रूर होना चाहिए किसी भी सोसाइटी में। अगर कोई भी एक पार्ट डिसफंक्शन करता है तो वहाँ पे अस्थिरता आ जाती है, इम्बैलेंस आ जाता है, जिसे हम लोगों को पहले सुधार करना होता है, उसके बाद ही हम लोग कुछ आगे कर पाते हैं। और उसकी वजह से दूसरी चीज़ें भी गड़बड़ होने लग जाती हैं। पॉवर्टी इंक्रीजेस क्राइम लेवल। एग्जाम्पल बताया गया है कि मान लीजिए कि समाज में अगर पॉवर्टी ज़्यादा है तो फिर वो क्राइम लेवल को बढ़ाएगा। तो ये एक तरह का इम्बैलेंस क्रिएट होता है ऐसे समाज में, है ना। सो व्हाट वी हैव टू कंट्रोल पॉवर्टी। ओके, अब देखिए इंटरडिपेंडेंस जो रिलेशनशिप है वो यहाँ पे अच्छे तरीके से बताया गया है। जैसे कि जो बिजनेस वाले लोग हैं, बिजनेस किसी भी तरह का, वो टैक्सेस पे करते हैं टू द गवर्नमेंट, है ना। फिर गवर्नमेंट उस टैक्सेस को यूज करती है स्कूल सिस्टम को फंड करने में, और स्कूल्स जो हैं एजुकेट पीपल टू गेट जॉब। बच्चों को, लर्नर्स को वो जॉब एजुकेट करती है, उन्हें जॉब के लिए तैयार करती है, और जॉब्स अलाउ पीपल टू स्पेंड मनी टू एट लोकल बिजनेस। और ये जॉब्स ही हैं या तो फिर कुछ भी है, किसी भी तरह का, मतलब फाइनेंशियल डिपेंडेंस देती हैं, और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो है हमें बिजनेस की ओर ले जाए या फिर किसी और भी तरफ भी ले जाए, ये हमें उस स्थिति में लाकर खड़ा करती है जहाँ पे हम लोग फिर से गवर्नमेंट को टैक्स पे करने की स्थिति में आ जाते हैं। तो ये एक सर्कुलेशन है जो चलता रहता है और समाज फंक्शन करता रहता है। सो बेसिक एजम्पशंस हैं इसके कि इंडिपेंडेंस ऑफ द वेरियस पार्ट्स ऑफ द सोसाइटी, इंटरडिपेंडेंस ऑफ द वेरियस पार्ट्स ऑफ द सोसाइटी। सभी एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कोई एक पार्ट बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना होता है। फिर थर्ड है, इन केस ऑफ एनी डिसरप्शन, किसी भी तरह की अनिश्चितता या फिर अस्थिरता आ जाने पर समाज को हमें नॉर्मल करने की कोशिश करनी होती है, इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश करनी होती है, ठीक है। वैल्यू कॉन्सेंसस एग्रीमेंट मेड बाय अ ग्रुप इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन इक्विलिब्रियम। हर किसी को, हर समाज के हर पार्ट को और हर एक इंडिविजुअल को अपने वैल्यूज़ को फिक्स रखना होता है, यानी कि डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म इज़ अ मैक्रो लेवल थ्योरी। एक मैक्रो लेवल थ्योरी है, इसका रोल है वाकई एज इट फोकसेस ऑन हाउ सोसाइटी ऑपरेट एज अ होल। सोसाइटी पूरे कंप्लीट फॉर्म में कैसे वर्क कर सकती है, इसको ये इंडिकेट करता है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।